दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निर्णय दिया गया है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है पिछले दिनों के अंदर फॉर्म 17C के बारे में। तो आखिर ये फॉर्म 17C क्या है, फॉर्म 17A क्या है, आइए पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दरअसल में ना, मान लीजिए कि आप किसी इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। अब आप जिस भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, मान लो जैसे आप लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब लोकसभा का इलेक्शन एक जगह थोड़ी होगा, बहुत सारे अलग अलग आपके पोलिंग बूथ होंगे, राइट। उनके अंदर इलेक्शंस होता है। अब हर बूथ के ऊपर बहुत सारे लोग आएंगे जिनको अपनी वोटिंग करनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक ना फॉर्म होता है, फॉर्म 17A। पहले 17A समझाता हूँ, फिर 17C के ऊपर आता हूँ। 17A के अंदर पता क्या होता है, जो भी आपका पोलिंग अधिकारी होता है, ठीक है ना, जो पोलिंग बूथ के रिगार्डिंग जो भी अधिकारी होता है उनका, वो यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म 17A के माध्यम से जो भी वोटर वोट देने आया है उसका पूरा डेटा उसके पास होता है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म 17C की, जिसके ऊपर सारा मतभेद हो रखा है आज के समय। एक्चुअल में क्या है ना, फॉर्म 17C के दो पार्ट्स होते हैं, एक है आपका पार्ट 1 एंड दूसरा होता है आपका यहाँ पे पार्ट 2। अब जो फॉर्म का पार्ट 1 है वो तब भरा जाता है जब कहीं ना कहीं वोटिंग होती है। जैसे मान लो आज वोट हो गया यहाँ पे, तो इस पोलिंग बूथ के ऊपर ये सारी चीजें देखी जाएंगी। क्या चीजें देखी जाएंगी कि कितने इलेक्टर्स असाइंड है उस बूथ के लिए, कितने रजिस्टर्ड वोटर्स है उस एरिया के अंदर, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों को वोट दिया करने नहीं दिया गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रिकॉर्ड हुए ईवीएम के हिसाब से। एंड इस हिसाब से फिर पूरा डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास ना एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा कि कितने लोगों ने एक्चुअल में वोट दिया है, सारे वोट हटा के जो कि कहीं ना कहीं इनवैलिड वगैरह थे। ऑन द अदर हैंड, जब वोटिंग हो चुकी है एंड जब रिजल्ट आएंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी, तब ना यहाँ पे फॉर्म 17C का पार्ट 2 को फिल किया जाता है। यहाँ पर आपका नंबर नेम ऑफ कैंडिडेट होता है, जो भी आपके अलग अलग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं, उनको कितनी कितनी वोट्स मिली, उनका यहाँ पे टोटल किया जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो टोटल यहाँ पर आया वर्सेस यहाँ पर जो हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, उसके बाद वो सारा माइनस करने के बाद जो नंबर आया, क्या वो मैच करना चाहिए? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वोट आप देख रहे हो कितने डले वर्सेस आप देख रहे हो कि वोट कितने काउंट हुए, उनमें अंतर थोड़ी आना चाहिए। जब आपने इनवैलिड हटा ही दिया फिर तो सेम आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे मुद्दा पता क्या आ रहा है, जब हम बात करते हैं ना फॉर्म 17C की, ये फॉर्म 17C पता किसको दिया जाता है? ये फॉर्म दिया जाता है जो भी आपके इलेक्शन में लोग खड़े हुए हैं ना, उनके एजेंट को। क्योंकि आप जैसे मान लो आप लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े थे, आप सब जगह थोड़ी जा सकते हो, पर आपके एजेंट जरूर होते हैं उस पोलिंग बूथ के ऊपर, तो उन एजेंट को जरूर दे दिया जाएगा। पर यहाँ पर ना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एडीआर है और भी बहुत सारे साथ में थे, इन्होंने बोला था कि ईसीआई को ऐसा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि जितना भी डेटा है फॉर्म 17C का, वो सारा का सारा डेटा अपलोड कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर सबका ध्यान होना चाहिए। ऐसे बीच इलेक्शंस के समय हम ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को इतना ज्यादा काम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब आप पूछेंगे सर एडीआर को इतनी क्या जरूरत पड़ेगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को, कि वो बोले जाके कि भैया फॉर्म 17C का डेटा अपलोड करो, या और लोग क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे? देखो एक्चुअल में पिछले दिनों में हुआ पता क्या है, अक्सर ना ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा देता है। किस चीज का डेटा? ये बताता है कि किसी फेज के अंदर कितने परसेंट पोलिंग हुई। आप लोग अगर प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली सुन रहे हो ना, मैंने भी आपको कई बार बताया कि यार इस फेज 1 में 61%, 62, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए थे, है कि नहीं? अब हो पता क्या रहा है, ये ना डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिवाइज कर रहा है। मतलब कई बार हो रहा है कि पहले नंबर कुछ और दिया, फिर 3, 4, 5% नंबर बढ़ा के कुछ और बता दिया। प्लस एट द सेम टाइम आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें जो डेटा था ना, जो डेटा था वो 24 से 48 घंटे के अंदर नॉर्मली पब्लिश हो जाता था, नॉर्मली विद इन एक दिन के अंदर ही हो जाता था। पर इस बार कुछ कुछ फेजेस के अंदर ऐसा भी रहा है कि 10 दिन लग गए उसको पब्लिश करने के अंदर, किसी बार 4 दिन भी लग गए। तो काफी सारे लोगों का ना ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा फॉर्म 17C वाला मुद्दा न्यूज में आ चुका है। आई होप आपको फॉर्म 17A समझ आ गया होगा एंड उसी तरह से फॉर्म 17C भी समझ आ गया होगा। अब एक बात और भी यहाँ पे बोली गई ना, कि किसी लॉ के अंतर्गत ऐसा मैंडेट नहीं किया गया कि ईसीआई को ये डेटा अपलोड करना ही है, ठीक है ना। बस यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि हमने जो फॉर्म 17C होता है वो यहाँ पे जो भी उनके एजेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे देना यहाँ पे जरूरी होता है एज पर दीज रूल्स।
ठीक है ना। तो अंडर रूल 49S 56C ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, इस तरह से अकाउंट ऑफ वोट्स को रिकॉर्ड करता है पार्ट 1 के अंदर, जैसा मैं आपको कह रहा था। एंड जो भी उनका पोलिंग एजेंट होता है उनको यहाँ पे वो अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो काफी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दी है पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर जब आपकी काउंटिंग होती है ना, उस दिन पार्ट 2 ऑफ फॉर्म 17C इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसके माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हो कितने वोट्स डले थे वर्सेस कितने काउंट हुए हैं। एंड इन केस कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस केस में आप जो भी कंसर्न हाई कोर्ट होता है उसके ऊपर मूव कर सकते हो। तो इससे कहीं ना कहीं देखो ट्रांसपेरेंसी बनती है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, जब हम बात करते हैं कि डेटा की, तो डेटा के बेसिस पे हमें पता लग जाता है कि हाँ यार इतने लोगों को वोट मिला, इतने वोट काउंट हुए हैं, तो डेफिनेटली इट इज परफेक्टली ऑल राइट। एक चीज आपको और जाननी है कि एक ना एनकोर करके चीज है। एनकोर क्या है? एनकोर स्टैंड्स फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। एक्चुअल में ना एनकोर को ईसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, उसी का एक मॉड्यूल है वोटर टर्नआउट। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जो भी आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, राइट, वो यहाँ पर सारी एंट्रीज को यहाँ पे डालते रहते हैं रियल टाइम बेसिस के ऊपर। पोल के एंड के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉपर हमें प्रॉपर डेटा मिल जाएगा, कितने मेल लोगों ने वोट डाला, कितने फीमेल हो गया, कितने थर्ड जेंडर हो गया, वो सारा डेटा अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मिलता रहता है। तो ये चीज भी आपको एनकोर के बारे में पता होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके बेसिस के ऊपर सारी चीजें मॉनिटरिंग आप कर पाओगे, पूरा प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब एक चीज आपको और यहाँ पे जो पढ़नी है ना, वो है आपका एडीआर के बारे में, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देखो ये अपने आप में पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर हम अपना मेंस का सिलेबस नोटिस करोगे ना, तो मेंस के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर एक पार्ट है दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बारे में। तो कल को अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पर एज एन एग्जाम्पल आप डेफिनेटली एडीआर का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एडीआर ने ना बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज 1999 के अंदर इन्होंने केस डाला था, तो उसके बाद में उस केस के माध्यम से कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेट्स वगैरह डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो चुका है आज के समय। आप लोग भी देखते होंगे कि आपके जो भी एमपी खड़ा है उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो आपको इसी केस के बाद पता लगने लगा। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था जहां पर नोटा नन ऑफ द अबव को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी यहाँ पे एडीआर के ही कामों की वजह से हुआ। प्लस एट द सेम टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हमने बहुत बार चर्चा करी अपना प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्ट्रक डाउन किया ना, उसको भी चैलेंज किसने किया था? उसको भी चैलेंज आपके एडीआर ने ही किया था। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आप होप आपको वोटर टर्नआउट डेटा, फॉर्म 17C, एडीआर, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों डेट है आज की 25 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक एज लीगल पर्सनैलिटी। मैं आपको ये समझाऊंगा कि लीगल पर्सनैलिटी क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा बिम्स्टेक को समझ लेते हैं। बिम्स्टेक का यहाँ पे अर्थ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। दरअसल में ना जब आपका बिम्स्टेक स्टार्ट हुआ तो उस समय सिर्फ 4 देश थे। एक्चुअली उस समय इसका नाम भी बिस्टेक था। बिस्टेक का मतलब क्या है? बी से आपका बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। बाद में इसके अंदर आपका म्यांमार भी ऐड हो गया एंड उसके बाद आपका नेपाल एंड आपका भूटान, ये सभी कंट्रीज भी ऐड हो गए। तो आज के समय आपको टोटल 7 देश इसमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर्मेशन इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 के अंदर हुआ था। अब आप जानते होंगे, देखो एक हमारे पास सार्क भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब यहाँ पर तो आप जानते हो यार पाकिस्तान अपने आप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता रहता है, तो डेफिनेटली बिम्स्टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्योंकि आप नोटिस करो ना, साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करने वाला कौन है? वो आपका बिम्स्टेक ही तो है। इसके आपका सेक्रेटरीट आपको ढाका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जो भी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये मल्टी सेक्टोरल जो है ना बात, ये यही बात कर रहा है कि नए नए चैलेंजेस को भी हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। बाकी टोटल दुनिया की 22% पॉपुलेशन इन्हीं देशों में आपको देखने को मिल जाएगी। आज के समय फोकस आपका ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज, इन सभी सेक्टर्स के रिगार्डिंग है। एंड अगर इनमें भी अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे प्रायोरिटी एरियाज में भी ना अलग अलग कंट्रीज रिसाइड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंडिया लीड करता है, बाकी और चीज़ों को भी, ठीक है ना, जैसे टूरिज्म, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, इसी तरह से बाकी कंट्रीज भी अपने अपने कुछ एरियाज के अंदर लीड करते हैं। ये तो बात होगी बिम्स्टेक की कि बिम्स्टेक आखिर है क्या। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि बिम्स्टेक को ना हमने क्या कर दिया है, लीगल पर्सनैलिटी की तरह डिक्लेयर कर दिया है। देखो जब भी हम किसी चीज को लीगल पर्सनैलिटी की तरह डिक्लेयर कर देते हैं तो उससे पता क्या होता है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं, राइट।
उसके पास कुछ हक आ जाते हैं जिसको हम राइट्स बोलते हैं, यानी कि लीगल पर्सनैलिटी बनने के बाद ना आपकी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने लीगल पर्सनैलिटी बना दिया, अब इसके अंदर नए मेंबर्स को ऐड करना हो गया, ऑब्जर्वर को ऐड करना हो गया, वो कहीं ना कहीं हम अच्छे से अब कर पाएंगे। ठीक है, 2022 में आप जानते होंगे कि एक यहाँ पे बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट हुआ था, राइट। एंड 2022 में जो इसका 5वां समिट था, थाईलैंड ने उस समय चेयरमैनशिप अज्यूम करी थी इस समिट के बाद। अब आप नोटिस करोगे जब लीगल पर्सनैलिटीज को बना दिया गया है तो कुछ भी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के अंदर एंगेज करना होगा वो पॉसिबल हो पाएगा। प्लस यहाँ पे चार्टर के एक्टिवेशन के माध्यम से क्या हुआ है, एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया है ताकि कॉपरेशन और इंटीग्रेशन बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर इंक्रीज करी जा पाए। तो बिम्स्टेक के पास आज के समय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, एंड अकॉर्डिंगली अब नए मेंबर्स को ऐड ऑन करना, ऑब्जर्वर को ऐड ऑन करना अब बहुत ही आसान हो चुका है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इन अष्टामुडी लेक। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा माइक्रो प्लास्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, माइक्रो प्लास्टिक की आपको डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को यूपीएससी इस डेफिनेशन को बदल सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, ऐसी प्लास्टिक जिसकी जो लेंथ है ना वो 5 मिलीमीटर से कम हो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 mm से कम होना लेंथ, उसको हम यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक कह सकते हैं। अब आप सब लोग प्लास्टिक तो जानते ही होंगे, अब उसमें मैंने आगे उसके एक वर्ड लगा दिया माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा एक तरह से कह सकते हो, और मैंने आपको बता दिया वो कितना छोटा होता है। अब ऐसा बनता कैसे सर इतना छोटा सा प्लास्टिक? दो तरीके होते हैं, या तो आप इनको अलग से बनाओ, मतलब कि आप प्रॉपरली एक तरीका अडॉप्ट करो जहां पर आप माइक्रो बीड्स को यूज करो एंड उसके बेसिस के ऊपर आप माइक्रो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अरे बड़ी प्लास्टिक है, बड़ी प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में अगर टूटेगी तो छोटे छोटे टुकड़े आपके क्या हो जाएंगे, 5 मिलीमीटर से कम हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या बन जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक। अब आपका सवाल आएगा, सर माइक्रो प्लास्टिक मिलता कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से चीजों में हम इसको यूज करते हैं? देखो, क्या आप लोगों ने ये सुना है कि भैया आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है ना? ऐड सुनी है। अब देखो, नमक का तो पता नहीं कि नमक है या नहीं है, पर आपके टूथपेस्ट में ना माइक्रो प्लास्टिक पक्का ही है। उसी तरह से आप लोग जो ये सनस्क्रीन और बाकी सब चीजें नहीं लगाते, फेशियल स्क्रब्स वगैरह, उनके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक होती है। क्लोथिंग वगैरह हो गया आपके, ठीक है ना, प्लास्टिक पैलेट्स हो गया, बाकी और वगैरह आपके जूते वगैरह में भी इनफैक्ट ना उसके एब्रेशंस वगैरह में, उसके सोल्स वगैरह में हो जाता है। अर्बन एरियाज में डस्ट होती है, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। जो आपके प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम जो आपके सेकेंडरी वाले हो गया वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन और लार्जर प्लास्टिक से बनते हैं। ये चीज तो आपको पता लग गई। अब यहाँ पे डिस्कशन क्या करना है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इन अष्टामुडी लेक। देखो, आज के समय पता क्या हो रहा है, आज के समय जब हम बात करते हैं हमारे ओशियंस की, हमारे या डिफरेंट डिफरेंट जो भी वाटर बॉडीज की ना, तो अब ये तो नहीं पता कि वाटर बॉडीज में पानी है या नहीं है, पर वाटर बॉडीज में प्लास्टिक पक्का ही पक्का है। और उसी का एक एग्जाम्पल बना है अष्टामुडी लेक। अष्टामुडी लेक के अंदर एक सर्वे किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, बाकी उसके अलावा भी यहाँ पे रेसमस प्रोग्राम था यूरोपियन यूनियन का, इन सब ने मिलकर यहाँ पे अष्टामुडी लेक के अंदर यहाँ पे सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि हाँ भाई बहुत ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपकी जो फिशेज हैं उनमें 20% एंड शेल फिश के अंदर लगभग 40% आपको कॉम्पोजिशन माइक्रोप्लास्टिक का देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपका जो अनट्रीटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, प्लास्टिक डेब्रिस होती है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, ये सारे सोर्स बनते हैं किसके, माइक्रो प्लास्टिक के। इससे कहीं ना कहीं कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बाद में, क्योंकि देखो ये फिशेस के अंदर जब ये चीज़ आ गई है तो बाद में आप तक भी पहुंचेगी। अगर आप फिश वगैरह को खाते हो तो उससे आपके अंदर भी ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इसके लिए एक्शंस लेने प्रॉपरली ज़रूरी बन जाते हैं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक बार पहले अष्टामुडी लेक के बारे में समझ लेते हैं। अष्टामुडी लेक आपको यहाँ पे केरला के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये दरअसल में एक बैक वाटर लेक है। अगर आप कभी घूमने गए हो ना तो बहुत अच्छी जगह है ये, केरला के बैक वाटर जो होते हैं। दरअसल में जो बैक वाटर, वो वर्ड बैक से ही बना है। क्या होता है, कई बार ना मान लो एक पानी का एक रास्ता जा रहा है, इधर को इसका कोर्स था, पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, बीच में रुकावट आ गई, उससे कहीं ना जो एक अपोजिंग करंट या अपोजिंग फ्लो बनेगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो बनता है दैट इज नोन एज बैक वाटर एरिया या बैक वाटर लेक। ये आपको केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। वेम्बनाड के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट एस्टुरेंस सिस्टम आपको देखने को मिलता है इन केरला। 2002 में इसको रामसर साइट की तरह यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत तेजी से बढ़ना, अर्बन प्रेशर का बहुत ज्यादा होना, ये कहीं ना कहीं मेजर थ्रेट यहाँ पे बन रहे हैं अष्टामुडी लेक के लिए। अष्टामुडी का जो सिग्निफिकेंस है ना वो हिस्टोरिकल टाइम्स में भी रहा है, जैसे रोमन्स के समय हो गया, फिनोनिकन्स के समय हो गया, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट की तरह इसको यूज किया जाता था फॉर चाइनीज ट्रेड। इसके साथ ही
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मुनरो आइलैंड हो गया, चावरा साउथ हो गया, थेकुम्बगाम आइलैंड हो गया, ये कुछ आइलैंड्स आपको पता होने चाहिए। देखो दुनिया भर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ताकि हम यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक को कम कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, इसका जो थीम था वो यही था, बीस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैरीन लिटर हो गया, इसको अर्थ समिट 2012 में लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू मनीला डिक्लेरेशन। दरअसल में जो मनीला डिक्लेरेशन है वो बात करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज की, ताकि हम वेस्ट वाटर को यहाँ पे कंट्रोल करें, मेरीन लिटर को कंट्रोल करें, पोल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल किया जा पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को आईएमओ एंड एफएओ इन दोनों के द्वारा रिलीज किया गया था। इसके साथ ही साथ लंदन कन्वेंशन हो गया, प्लास्टिक पैक्ट्स हो गया, ये सारे अलग अलग हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशन आपको देखने को मिलती है। उसी तरह से इंडिया ने 2019 के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने की बात करी थी। साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी इस चीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू जेनी एर्पिनबेक्स कायरोस विंस द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। देखो दरअसल में क्या होता है ना, बुकर प्राइज की हम बात कर लेते हैं। बुकर प्राइज की जब बात करते हैं तो ये हर साल आज के समय अवार्ड किया जाता है। ये बात करी जाती है, प्राइज उन लोगों को मिलता है जिनकी जो बुक्स होती हैं, जिनको या तो ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश के अंदर एंड पब्लिश होती हैं यूके और आयरलैंड के अंदर। तो 50,000 पाउंड को यहाँ पे मनी दिया जाता है बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमें बात करना ऑथर की, तो ऑथर कौन है, जर्मन ऑथर जेनी एर्पेनबेक एंड ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन। इनको यहाँ पे ये बुकर प्राइज मिला है फॉर देयर वर्क कायरोस। दरअसल में ये जो बुक है ना, ये बात करती है हिस्ट्री की। देखो जब आप जानते हो जब कोल्ड वॉर का समय था, राइट, एक तरफ आपका यूएसए हो गया, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर हो गया, तो यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर इनका कब्जा एक तरह से देखने को मिलता था। इसी समय के ऊपर क्या एक हमें नोटिस करने को मिला कि यहाँ पर अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक था वेस्ट जर्मनी, एक था ईस्ट जर्मनी। ठीक है, वेस्ट जर्मनी के ऊपर यूएसए का कंट्रोल एंड आपका ईस्ट जर्मनी के ऊपर आपका यूएसएसआर का कंट्रोल हमें देखने को मिलता था। उसी के तरह ही अगर हम बात करें बर्लिन की, तो बर्लिन भी आपको जो सिटी थी वो भी इस तरह से डिवाइडेड थी। बाद में जाके 1989 और 1990 में ये चीजें खत्म होती हैं। पर आप नोटिस करो ये जो वर्क है ना, ये बात कर रहा है ईस्ट जर्मनी की फाइनल ईयर्स की एग्जिस्टेंस के समय एक टेंगल्ड लव अफेयर के बारे में उस स्टोरी के अंदर यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस पर्टिकुलर बुक के बारे में जो आपको पता होने चाहिए थे। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो और भी बुक्स को यहाँ पे इस तरह से इसी चीज के रिगार्डिंग अवार्ड मिल रखा है। एक ना बुक है द लाइव्स ऑफ अदर्स, उसमें भी इस तरह की स्टोरी यहाँ पे बताई गई थी। ये भी एक अकेडमी अवार्ड विनिंग 2006 की फिल्म है। बात करें 2023 के विनर की, तो उस समय भी कम्युनिज्म और लेगेसी इन यूरोप, टाइम शेल्टर को यहाँ पे अवार्ड मिला था। बात करें जेनी एर्पेनबेक की, जो कि जर्मन ऑथर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, उनका बर्थ हुआ था ईस्ट बर्लिन के अंदर, जो कि ईस्ट जर्मनी का ही पार्ट था। बाद में 1990 के अंदर जब जर्मन रीयूनिफिकेशन होता है तब वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब ईस्ट जर्मनी की जगह अब पूरा एक यूनिफाइड जर्मनी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारी और चीज़ों को भी इनको यहाँ पे अवार्ड मिले हुए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। बात करें अगर इंडियन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिनको मिला है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे वीएस नायपॉल जी को मिला था फॉर देयर बुक इन अ फ्री स्टेट, सलमान रश्दी को फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, इसी तरह से किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए एंड अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए कुछ अवार्ड यहाँ पे मिले हुए हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सेंसस एक्सरसाइज टू एस्टिमेट ब्लू शिप हिमालयन आइबक्स। देखो दरअसल में ना आप लोग स्नो लेपर्ड के बारे में जानते होंगे। जब हम बात करते हैं ना स्नो लेपर्ड की, तो स्नो लेपर्ड ना एक्चुअल में ब्लू शीप को एंड हिमालयन आइबेक्स को, ये दोनों इसके प्रे होते हैं। एंड क्योंकि अगर इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी होती है तो उससे हमें पता लगता रहता है कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। तो थोड़ा सा हमें इन सब के बारे में पढ़ना जरूरी है। दरअसल में स्नो लेपर्ड की बात करें ना, तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर स्पीशीज का अर्थ होता है कि ये कोई ऐसी स्पीशीज जिसकी एग्जिस्टेंस से कहीं ना कहीं बाकी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है इंडिकेटर स्पीशीज का। अब आपके जो स्नो लेपर्ड है वो फूड वेब के अंदर आपको टॉप प्रेडेटर देखने को मिल जाएंगे। इससे हमें पूरी की पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती रहती है। हैबिटेट इनका मेजरली सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलता है, पर मेजर जो इनकी पॉपुलेशन है वो आपका लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, उसके अंदर इसकी मेजर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिस वजह से इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हेमिस नेशनल पार्क को बोला जाता है। इंडिया में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज में देखने को मिल जाएगा। बाकी डिफरेंट कंट्रीज के नाम आप यहाँ पे देख पाओगे। बेसिकली ये सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। अब इनका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है। WPA के अंदर शेड्यूल 1 एंड आपका साइट्स के अंदर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है।
आज के समय क्लाइमेट चेंज का होना, इन्वेजिव स्पीशीज का बढ़ना एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना मेजर कारण बनते हैं इनके यहाँ पे पॉपुलेशन के जो डेंट करते हैं। इनकी कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन होते हैं दुनिया भर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को 2009 में लॉन्च किया गया था। बाकी अगर हम बात करें, एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट है रिकवरी प्रोग्राम ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंदर स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि IUCN स्टेटस इनका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, नहीं, हमने यहाँ पे बस एक लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर एक स्नो लेपर्ड है, वरना इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल ही देखने को मिलता है। आगे चलें, अगर इसके अलावा सिक्योर हिमालयाज हो गया, वो भी यहाँ पे इसका रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है। एक डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है GSLEP, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था थ्रू द बिश्केश डिक्लेरेशन 2013 के माध्यम से। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज ने ज्वाइन किया कि कैसे मिलकर साथ में इनकी पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इसके सेक्रेटरीट आपको बिश्केश किर्गिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। एक आखिरी चीज, हिमल संरक्षण के रिगार्डिंग, इसको भी 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स। ये हमने स्नो लेपर्ड्स को तो पढ़ लिया, पर थोड़ा सा हमें हिमालयन आइबेक्स के बारे में एंड आपका जो ब्लू शीप है उनके बारे में भी जानना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना हिमालयन आइबेक्स की, तो इनका IUCN स्टेटस आपको नियर थ्रेटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस पिक्चर में आप इसके नोटिस कीजिए, ये अगर मैं बात करूँ इनके हॉर्न्स की, और यहाँ पर आपको इनकी एक बियर्ड भी देखने को मिल जाती है, तो कंट्यूड हॉर्न्स होते हैं इनके, और इनकी बियर्ड्स की वजह से भी इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाता है। पर इसी की वजह से इनको यहाँ पे अक्सर पोच किया जाता है, इनकी पॉपुलेशन को इस वजह से खतरा देखने को मिल जाता है। ये लद्दाख के ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर ग्रेटर हिमालयस हो गया, पीर पंजाल हो गया, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें भी अगर हम बात करें तो मेल हिमालयन जो आइबेक्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ज़्यादा हैवली रिच होते हैं एंड उनके हॉर्न ज़्यादा कर्व होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। बाकी देखो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते ये अपने हाइट्स के अंदर, ज़्यादा हाइट के ऊपर ही रहना इनको पसंद होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर ब्लू शिप भराल को भी देख पाओगे। देखो नाम भले ही ब्लू है, पर ऐसा नहीं है कि इनका कलर ब्लू होता है, कलर इनका ऐसा ही होता है। इनको थोड़ा अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है, या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में जनरली रहते हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। इनका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, आपके हिमालयाज, चाइना और भी कुछ रीजन्स में अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था हेलमंड रिवर के बारे में, ठीक है, काफी बच्चों ने इसके रिगार्डिंग आंसर दिया भी है। जब हम बात करते हैं हेलमंड रिवर की, तो यहाँ पर आपको दो देश देखने हैं, एक हो गया आपका अफगानिस्तान, एक हो गया आपका ईरान। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम है हेलमंड रिवर। बहुत ज्यादा आपको इस मुद्दे में घुसना नहीं है कि क्या डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, पर ये इतना ध्यान रखिए कि दो देश ईरान और अफगानिस्तान के बीच में इट इज अ डिस्प्यूटेड रिवर। आज का दोस्तों होमवर्क आपका रहेगा बट गाय का क्राइटर के बारे में। इसका आंसर मुझे आप बताओगे कि ये क्रेटर आपको कहाँ देखने को मिलता है। इसी तरह से आज का आपका होमवर्क रहेगा ये 5 चीजों के रिगार्डिंग ट्रू एंड फॉल्स आप मुझे बताओगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल, मतलब एक टॉपिक कल पढ़ाया था, उसको मैंने आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो इन 5 चीजों का। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की, तो डेफिनेटली फ्रूट राइपनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। प्रोजेक्ट उद्भव हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम बात करें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी की, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, तो तीसरा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह से आज का आपका होमवर्क रहेगा कुछ केमिकल्स के रिगार्डिंग। देखो UPSC 2024 के लिए आपके जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत, नॉट केमिकल्स बल्कि आपके जो मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, केमिकल्स तो डिस्कशन हो गया। आपके जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए पूछा है मोनाजाइट के रिगार्डिंग, तो इसका आंसर मुझे आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ज्योग्राफी का, रिक्टर स्केल हो गया, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, एक क्वेश्चन था आपका PVTGs के रिगार्डिंग। बहुत बार देखो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पर मेरा इस क्वेश्चन को लाने का पर्पस पता क्या था। अगर आप यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट को देखते हो ना, यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया कंट्री में 95 PVTGs देखने को मिलते हैं या नोटिफाई किए गए हैं, नहीं, ये नंबर आपका दरअसल में 75 है, 95 नहीं है। एक्चुअल में बाकी सारी स्टेटमेंट तो ठीक है, 1, 2 एंड 4 तो बिल्कुल करेक्ट है, पर थर्ड में उसने नंबर के साथ छेड़खानी करी है। एक्चुअल में एक पॉइंट लर्निंग यहाँ से हमें ये मिलती है कि जब भी हम कभी नंबर्स को पढ़ें UPSC क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर्स गलत होते हैं, नहीं, पर नंबर्स जब भी आते हैं ना, थोड़ा सा हमें चौकन्ना होना यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि UPSC ना बहुत बार मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे हैं जहां पर वो नंबर्स में बदलाव कर देता है। मान लो यहाँ पे 4500 लिखना था, उसने 45,000 लिख दिया।
तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और एक दो नहीं, कई बार यूपीएससी ने ऐसा पूछा है। इवन यूपीएससी ने 2023 में अंदर जब कुछ गुड्स के एक्सपोर्ट की बात थी, वहां पर भी नंबर्स को काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया था। तो नंबर्स जब भी पढ़ो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर्स गलत होते हैं, नहीं। नंबर्स पढ़ने टाइम थोड़ा सा और चौकन्ना हो जाओ, बस मैं इतना बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा होमवर्क मैंने आपको जो दिया था वो था राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स किस कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। तो इसका जवाब है आपके लिए अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते टाइम दोनों के पास सेम पावर्स होती हैं, कहीं पर भी आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड प्रॉपर तरह से दोनों का पावर बिल्कुल सेम रहती है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली IAS ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।